दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना की सरकार बनी है। लेकिन इस बार की जो शिवसेना की सरकार है वो कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ नहीं है। इस बार शिवसेना जी की जो सरकार बनी है वो भाजपा के समर्थन से बनी है। दोस्तों, एक बात तो सबको पता है, लेकिन ये सरकार बनने के बाद हमारे देश के राजनीति पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा, और देश की राजनीति पर जब असर पड़ेगा तो हमारे देश के ऊपर भी असर पड़ेगा, और अगर हमारे देश के ऊपर असर पड़ेगा तो हम पर भी इसका असर इधर से नहीं तो उधर से पड़ना ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या असर पड़ सकता है इस टाइप की चीज़ों का। क्योंकि हालांकि लग रहा होगा लोगों को कि यहाँ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, ये तो होते रहता है, ये देखने में जितना सामान्य बात है उतना सामान्य बात नहीं है। इसमें सबसे अलग बात हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्षेत्रीय दल का जो प्रमुख है उसके परिवार से अलग हो। यूपी में अगर बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, और वहाँ का जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमेशा मुलायम सिंह के परिवार से बनेगा। पहले खुद मुलायम सिंह जी थे, अब उनका बेटा है। आप अपना दिमाग पूरा लगा लीजिए, दिमाग को दौड़ा लीजिए और उससे जब पूछिए सवाल कि क्या अखिलेश यादव जी अगर मुलायम यादव के बेटे नहीं होते, मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाते? शायद नहीं। उनसे बड़े बड़े जानकार लोग बैठे पड़े हैं। वही अगर हम बात करेंगे बिहार में आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें अगर बात करेंगे तो इनका जो आरजेडी के जो सुप्रीमो है, उनका संस्थापक भी लालू प्रसाद यादव जी, वो पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके बाद अगर उस पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना तो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने थे। और उसके बाद आज भी जब चुनाव लड़ा गया अभी 2020 का, तो उस वक्त उस चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव जी के बेटे ही थे। मतलब कि क्षेत्रीय पार्टियों में जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रमुख बनता है, तो परिवार से ही होता, उसके बाहर से नहीं होता। और ये परंपरा शिवसेना में भी चली आ रही थी। बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, जो उनका प्रमुख मुद्दा हिंदुत्व ही था। और उनके बाद उनके पार्टी जब सरकार बनाई तब मुख्यमंत्री उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी बने। और दोस्तों, अगर शिवसेना की बात करें जिनके संस्थापक बाला साहब ठाकरे जी थे, उनके बाद शिवसेना में बहुत ज़्यादा एक्टिव ऐसे बहुत कार्यकर्ता थे जो उद्धव ठाकरे जी से आगे थे। अगर सबसे पहला उदाहरण ले तो राज ठाकरे जी, लेकिन वो उनके बेटे नहीं थे बाला साहब ठाकरे जी के, इसलिए उद्धव ठाकरे जी आगे हो गए। उनसे ज़्यादा एक्टिव तो राज ठाकरे थे, उन्होंने बाद में अलग पार्टी बना ली। लेकिन शिवसेना में रहते हुए एकनाथ शिंदे जी जो थे, वो बाला साहब ठाकरे के अगर काम के आधार पर बात की जाए तो असली उत्तराधिकारी वही थे। लेकिन पार्टियों की एक आदत होती है जनरली कि उनके बाद उन्हीं का कोई वंशज या उन्हीं के कोई परिवार का ही कोई प्रमुख बनेगा। इस भ्रम को, इस परंपरा को शिंदे सरकार ने तोड़ दिया। अब आप कहेंगे तोड़ दिया तो तोड़ दिया, इसका असर हम पर क्या पड़ेगा, राजनीति पर क्या पड़ेगा? दोस्तों, राजनीति पर पड़ता है। कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए देते हैं और उम्मीद लगा कर रखते हैं कि मुझे इस बार कुछ मिल जाए, उनकी महानता दिखा दे, मुझे कुछ मिल जाए, उनके बाद मैं उत्तराधिकारी बनूं। लेकिन उनके बाद उत्तराधिकारी सीधे अपने परिवार के सदस्य को थोप देते हैं। अब वो कुछ बोल नहीं पाते, उन्हें पता रहता अगर बोलूंगा तो विद्रोह हो जाएगा, और अपने बेइज्जती के डर से और बहुत सारी कारणों से चुप रहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता भी है कि ये हो ही नहीं सकता। जैसे लोग कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के बिना आरजेडी का क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। सबको ये लगता होगा, इसलिए विरोध नहीं करते होंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से बहुत सारे लोग निकले हैं। ऐसे और असंतुष्ट लोग होंगे जो दबे होंगे, जिनके अंदर वो भड़ास या वो इच्छा कि हम कर सकते हैं। अब उनके पास ये बात आएगी कि नहीं भाई, हम भी कुछ कर सकते हैं। जब शिवसेना के साथ हो सकता है कि उनके परिवार से बाहर का कोई आदमी प्रमुख बन सकता है, तो इस पार्टी में क्यों नहीं हो सकता? देश में है तो लोकतंत्र। समाजवादी पार्टी में भी ऐसी हो सकता है। साउथ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो करुणानिधि जी के जाने के बाद उनका बेटा ही उस पार्टी का अध्यक्ष बना है। तो धीरे धीरे इन सब पार्टियों में एक मैसेज जाएगा कि ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ा मैसेज तो राष्ट्रीय पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसमें देश की आज़ादी के बाद से इस राजनीति में बाहरी परिवार का तो एंट्री ही नहीं हुआ। अब खुद जरा सोचिए, राष्ट्रीयता की अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी को अगर देखेंगे, इंदिरा गांधी अगर नेहरू गांधी की बेटी नहीं होती तो देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती।
राजीव गांधी अगर इंदिरा गांधी का बेटा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनते राजीव गांधी जी। और उनके बाद जो मनमोहन सिंह जी भी जो बने हैं प्रधानमंत्री, उनका प्रमुख रूप से उनका काम धाम सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हिसाब से ही चलता था। तो एक तो प्रधानमंत्री उनकी पार्टी से, उनके परिवार से बने, लेकिन जो उनके परिवार से बाहर से बने तो उनके हिसाब से चलने वाले बने। तो ये बात कांग्रेस के लिए भी उठ सकती है कि अब खाली करो जगह यार। और जब इस टाइप की बातें आएंगी तो लोकतंत्र का सच्चा मजबूती उसी में होता है कि परिवार से हट के काम के आधार पर काम किया जाए। हमारे देश में अगर बड़ी बड़ी पार्टियों, क्या लगभग सभी नामी पार्टियों की बात कर दिया जाए तो भाजपा ही इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रमुख हमेशा एक आम कार्यकर्ता बनता है। परिवारवाद के लिए जगह ना के बराबर है। और अगर ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवारवाद नहीं होगा, अब अलग अलग क्षेत्रों में अपने बेटों को प्रमोट कर देंगे, विधायक बना देंगे, ये सब छोटी मोटी चीज हो सकता है, इससे इनकार नहीं है। कई लोग तो पटक देंगे बात को, उनका बेटा बन गया, भाजपा में था उनका बेटा बन गया, वो अलग बात है, वो उस चीज की मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन प्रमुख अध्यक्ष हो गया, प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो गया, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो गया, वो सब के सब ऐसे लोग हैं जिनके पार्टी, जिनके परिवार के लोग प्रमुख, क्या उनके परिवार का राजनीति से नाता ही नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, उनका पार्टी का कोई भी राजनीति से मतलब नहीं रहा, वो भी मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके परिवार से, सॉरी अभी थोड़ा देर पहले परिवार की जगह पार्टी कह दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा, इनके परिवार से कभी भी कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा इनके पहले, लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इकलौती कहा जाए, जिसमें परिवारवाद का प्रमुख लोगों से, प्रमुख पदों से लेना देना नहीं है। और शायद यही कारण है कि भाजपा को जन समर्थन मिलते जा रहा है। और ये सब बातें जब सामने आएगी, जब सारी पार्टियों में ये बात मचेगी, हल्ला गुल्ला मचेगा, परिवारवाद के विरुद्ध आवाज उठेगा, तब न चाहते हुए भी पार्टियों को देश हित में काम करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि अब एक पार्टी से, एक नाम से वोट नहीं मिलेगा। देश में परिवार का देश में कोई भी पार्टी से के प्रमुख पद से परिवार का नाम हट जाने का मतलब ही है जो भी व्यक्ति आएगा, सीधी सी बात, मुझे काम करना है, काम करना पड़ेगा, किसी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देश के लिए काम अच्छा किया जाएगा। राजनीति में मैसेज तो अब जा चुका है, राजनीति गलियारों में मैसेज जा चुका है। और जो पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो परिवार के हिसाब से ही प्रमुख बनते जा रहे हैं, उनमें तो खलबलाहट जरूर होगी। और मैसेज जाएगा भी उनके कार्यकर्ताओं में, उनमें भी, कि अब हमें भी प्रमुख बनने दो, पार्टी पर परिवार की तानाशाही नहीं चलेगी। और जब पार्टी का प्रमुख खुद के काबिलियत से उठेगा तो सही मायने में पार्टी तभी लोकतांत्रिक हो पाएगा। तो इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा और हम पर इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी पार्टियां कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छी सेवा दी जाए, नहीं तो ये पब्लिक हमें हटा देगी। किसी का चेहरा हमें अब नहीं बचाने वाला। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के सामने महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसका दूरगामी प्रभाव हमारे देश पर, हम पर क्या पड़ेगा, ये समझाने में मैं सफल हुआ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।